नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम है किरोड़ीलाल सैनी और थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आप सभी लोगों को कि मैं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लाइव रहूंगा। दोस्तों, मुझे कोई लाइव आने का कोई शौक नहीं है, ना मैं कोई मेरी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए लाइव आया हूं। पर बहुत दिनों से दिल में एक सिस्टम के खिलाफ जो भड़ास थी उसको निकालने के उद्देश्य से मैं लाइव आया हूं। मेन बात तो ये है, आप सभी को पता होगा। खैर, और मुद्दों से बात करने से पहले तो मैं सर्वप्रथम एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि आज कल बेरोजगारों का भविष्य किस ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मेन मुद्दा है रेलवे को लेकर है। मेन मुद्दा तो मेरा लगभग जो ग्रामीणों में निवास करने वाले जो लड़के हैं, या फिर कहा जाए कि जो एक मध्यम परिवार से आते हैं, गरीबों के जो लड़के हैं, वो ज्यादातर रेलवे की तैयारी करते हैं। और अभी अभी रेलवे ने थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन डाला है, वो मैंने मेंशन भी किया हुआ है दूसरी पोस्ट पर। रेलवे ने कहा है कि भाई ग्रुप डी के लिए भी CBT 1 CBT 2 यानी कि 2 एग्जाम होगी। एक चीज बताइए, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्जाम होगी, मान रहे हो आप? रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम करवा के मैं पूछना चाहता हूं रेलवे बोर्ड से, क्या आप ग्रुप डी में नौकरी लगवा के कोई ऑफिसर की पोस्ट देने वाले हो, या फिर कोई RS IS बनाने वाले हो? 2 एग्जाम का मतलब ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये वही ग्रुप डी के एग्जाम पास करने के बाद वही बच्चों को वही ट्रैक पे काम करना है, बेचारों को वही फाटक खोलना है। तो फिर ग्रुप डी के लिए पूरी साइंस, पूरी मैथ, पूरी जीके, पूरी रीजनिंग सब कुछ पढ़ेगा बच्चा। एक स्टूडेंट क्या करे तो क्या करे, मेन बात यह है। मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले NTPC का रिजल्ट आया। पता है NTPC रिजल्ट में क्या हुआ था? रेलवे ने 20 गुना तो पास किए, लेकिन 20 गुना स्टूडेंट नहीं, केवल 20 गुना रोल नंबर पास हुए। मैं खुद 4 लेवल में पास हुआ हूं NTPC वाले में। और कट ऑफ इतनी हाई रही कि आपने पिछले 1-2 दिन पहले अखबार पढ़ा हो तो आपको पता हो, तो 1-2 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण है आत्महत्या करने का उनका, वो कारण ये है कि 2019 से नोटिफिकेशन डाला, 2018 में नोटिफिकेशन आया था रेलवे का, और 2021 में आप एग्जाम ले रहे हो, उसमें भी धांधली कर रहे हो। एक चीज मैं आप सभी लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए बता देना चाहता हूं कि जब 2019 में मिनिमम रेलवे की एग्जाम हो या कोई सी भी एग्जाम हो, नॉर्मली उनके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की हुई है। एक बच्चा 18 साल की उम्र में फॉर्म डालता है रेलवे में या किसी भी में मान लो, और 2019 में यदि कोई बंदा फॉर्म डालता है और आज 2022 में उसकी एग्जाम ले गए, वो भी CBT फर्स्ट, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं, ओनली अभी ग्रुप डी की, सभी की बात करूंगा धीरे धीरे में। आप जुड़े रहिए और शेयर करिए, क्योंकि आज मैं वो सच बोलने वाला हूं जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से भरी पड़ी है चीजें। सब कुछ बोलूंगा आज, आप जुड़े रहिए, बहुत कुछ बोलने वाला हूं आज मैं। मेन बात है, जो बंदा 2019 में ग्रुप डी का जिसने फॉर्म डाला, 2022 आ गई, 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गए, और 4 साल में आप एग्जाम ले रहे हो
वो भी सीपीटी फर्स्ट सीपीटी 2, यानी कि 2 एग्जाम होगी। यानी कि सीपीटी फर्स्ट का आप एग्जाम लोगे, उसके बाद 6 महीने में आप रिजल्ट दोगे, उसके बाद उसके 3 महीने बाद आप दूसरा नोटिफिकेशन जारी करोगे, उसके 3 महीने बाद आप सेकंड एग्जाम लोगे, फिर उसके 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर आप उसका रिजल्ट दोगे, और फिर उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट लोगे, मेडिकल टेस्ट लोगे। ऐसे करके आप ग्रुप डी को 2024-25 तक ले जाओगे। 2024 तो मान के चलो। एक चीज बताइए, 2019 में किसी ने फॉर्म डाला? 2024 में जाके यदि कोई बंदा नौकरी लगता है तो 19 और 5 24, यानी कि 18 और 5 23 24 साल का बंदा, एक 18 साल का बच्चा सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करते करते एक 24 साल का हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा आगे बताइए? आगे कोई एग्जाम की तैयारी कर पाएगा वो? क्योंकि ग्रुप डी की तैयारी वो करता है जो पैसे से मजबूत नहीं है, जिसके घर में अच्छी आमदनी नहीं है, वो ग्रुप डी की तैयारी करता है बेचारा। फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी में 1.5 करोड़ फॉर्म है, 1.5 करोड़ बंदे ग्रुप डी के पीछे लगे हुए हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, 1.5 करोड़ लोग 5 साल तक सिर्फ ग्रुप डी का वेट करेंगे, उसके बाद में यह कह दिया जाएगा कि उनमें से ओनली 1 लाख पास हुए हैं, तो 99 मतलब 1 करोड़ समथिंग, 1 करोड़ 40-45 लाख के समथिंग बच्चे वो क्या करेंगे? 5 साल बाद में उनको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप ग्रुप डी के लिए फाइट नहीं हुए। सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, अभी और भी करूंगा मैं बात। जब 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप ग्रुप डी में फाइट नहीं हुए, वो अब क्या करे बताइए? वो जो बंदा ग्रुप डी के लिए 5 साल तैयारी कर रहा है। बात केवल ग्रुप डी की नहीं, मैं बात राजस्थान की, बिहार वैकेंसी की करूंगा। मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से मैं लाइव नहीं आया हूं। मैं स्टूडेंट की पीड़ा कहीं, एक मेरा दोस्त था 2017 में जब एसएससी की एग्जाम लगी थी, उसमें स्कैम हुआ, और उसने 2017 एसएससी में प्री में स्कैम हुआ, और मेंस के लिए क्या हुआ है पता है? उस मेंस में जब स्कैम हुआ, दोबारा रिजल्ट जारी करा 2018 तक, जब एसएससी की भर्ती नहीं हुई सीजीएल वाली, उसने आत्महत्या कर ली। वो मेरे दिल में आज भी खटकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2019 से 2025 तक अब 1 करोड़ 40 लाख स्टूडेंट बच्चे क्या करे बेचारे, बताओ आप? उसके बाद क्या चारा रह जाएगा? उनके पिताजी, पता है आपको, एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होती, जमीन होती है गांव में, उसको गिरवी रखकर, उसको बेचकर अपने बच्चों को, पता है आपको, जयपुर में रहने के लिए एक स्टूडेंट का मिनिमम 5 से 7 हजार रुपए, 5 से 7 हजार रुपए कम से कम चाहिए एक स्टूडेंट को। अरे एक आदमी 5,000 रुपए महीने भी नॉर्मल खर्चा करता है, तो 12 महीने का पता 12×5 = 60, और 5 साल में 3 लाख रुपए वो खर्चा कर जाएगा। अब घर वालों को जाके वो क्या मुंह दिखाएगा एक स्टूडेंट? मुझे बताइए। चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे वो राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती की बात हो, चाहे जेईन की बात हो, चाहे रीट की बात हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात हो। ये तो होगी रेलवे की बात। मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को उतरना होगा, आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। और आपको क्या लगता है कि जो इंसान आपके लिए ईमानदारी से और सच्चाई से यदि कोई लड़ता है तो उसका साथ दीजिए, वरना यह देश अंधकार की ओर जाएगा। यह ध्यान रखना। आपका चुप रहना, एक सही आदमी का चुप रहना बहुत बड़ी बात है कि इस देश को, इन युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आज भी इस देश में कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है, ना इस राजस्थान के अंदर कोई अच्छा नेतृत्व है। अगर अच्छा नेतृत्व हम उसको मानेंगे जो युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेगा। अरे मत दो नौकरी, आप गवर्नमेंट नौकरी मैं नहीं मांग रही, हम मत दो किसी युवा को गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन ये तो क्लियर कर दो कि 1 साल के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है, 3 महीने बाद कोई भी नोटिफिकेशन 45 दिन के अंदर एग्जाम ले सकता है कोई भी बोर्ड। 45 दिन में आप नोटिफिकेशन जारी करके 45 दिन बाद आप एग्जाम ले लीजिए, उसके 45 दिन में रिजल्ट जारी करके, यानी कि पूरा प्रोसेस आप चाहे तो जैसे बैंक में होता है, बैंक 6 से 8 महीने में, आईबीपीएस 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस जारी करके और नौकरी दे देता है। और ये सरकारें क्या कर रही है? अरे ज्यादा भी नहीं, कि मैं कह रहा हूं राजस्थान सरकारों को भी कहना चाहता हूं, और मैं हर उस सरकार को कहना चाहता हूं कि मेन बात यह है, आप एक युवा को गुमराह मत कीजिए।
1 साल के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके 1 साल के अंदर उसकी एग्जाम लेके उसको फ्री कर दो बेचारे को, ताकि वो कोई और काम करे। एक बंदा 2019 में फॉर्म भरता है, 2025 तक उस एग्जाम की तैयारी करने के बाद ये पता चलता है कि अब आप नौकरी नहीं लगोगे, आप फेल कर दिए गए हो। 2025-24 तक क्या करेगा अब? घर वालों से परेशान, मरे वो बच्चा। भाई मैं राजस्थान की भी बात करूंगा, मैं किसी एक नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी ही वैकेंसियों की बात करने वाला हूं। मैं राजस्थान की भी बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान के वैकेंसियों में भी बहुत घपले हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं कोई केंद्र को टारगेट नहीं कर रहा, मैं रेलवे बोर्ड को टारगेट कर रहा हूं। रेलवे बोर्ड ने जिस प्रकार घपला कर रहा है रेलवे बोर्ड, उसको लेकर मैं लाइव आया हूं। फिर कहते हो, फिर अब मैं राजस्थान रेलवे की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं राजस्थान की। रीट भर्ती आप लेते हो, ठीक है, उसके बाद में रीट में क्या किया आपने? घपला हो गया, ठीक है, पेपर पकड़ा के आगे, अब तक रिजल्ट जारी नहीं कर रहे, 6-6 बार आप डेट किसका देते हो आगे? ये कहां न्याय है? 6-6 बार आप डेट किसका देते हो? अरे अगर, क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका फिर सिस्टम मजबूत नहीं है, या फिर आपके अधिकारी मजबूत नहीं है, क्यों फिर आप सत्ता चला रहे हो? क्या चाहते हो? क्यों युवाओं के सबसे बड़ी बात, आप युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। और खिलवाड़ यह कर रहे हो कि एक बेरोजगार छात्र बेचारा 3-3, 4-4 साल, एक टीचर रीड बनने के लिए, पता है आपको, एक स्टूडेंट मिनिमम 20 साल की उम्र तक वो बेचारा ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद बीएड करता है 2 साल की, उसके बाद तैयारी में लगता है वो, उसके बाद तैयारी करते करते 2-3 साल बाद जब नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद जब आप एग्जाम लेते हो, 6-6 बार आप रीट की भर्ती को किसका देते हो? अभी जेईई की भर्ती हुई, उसमें आप पेपर लेने के बाद रद्द कर देते हो, और वो भर्ती फिर आप 6 महीने बाद लेते हो। एक चीज बताओ, युवा करे तो क्या करे, एक स्टूडेंट करे तो क्या करे? स्टूडेंट किस कुएं में पड़े, मेन बात यह है। ये मेरी भी पीड़ा समझो आप, एक स्टूडेंट होने के नाते, ये स्टूडेंट होने के नाते मेरी भी पीड़ा समझ सकते हो आप। एक चीज बताओ, एक व्यक्ति 2019 से जब वो फॉर्म भर के, मान लेते 18 साल का एक बच्चा 2019 में फॉर्म भरता है और 24 साल का हो जाता है, केवल एक एग्जाम के लिए, एक एग्जाम के लिए मात्र। अब वो घर वालों को जाके क्या मुंह दिखाए, जिन घर वालों ने जमीन बेचकर भी उस बच्चे के लिए 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगा दिए, क्या जाके मुंह दिखाए घर वालों? मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो, क्या सिस्टम नहीं बन सकता? क्या कुछ तो सिस्टम बन सकता है। अरे आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप चाहते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप चाहते नहीं कि युवा वर्ग मजबूत होए या आगे आए, आपको गुलामी करवानी है। आज कोई भी नेता नहीं चाहता कि कोई भी युवा आगे बढ़े, या फिर आगे बढ़ के कोई जल्दी कोई भी अपनी जिंदगी में सेट हो जाए। हर नेता भी यह चाहता है कि हर व्यक्ति मेरे पीछे नारे लगाता फिरे। क्या मिलता है उन चीजों से? आपको सजग होने, मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आया हूं, ना मुझे कोई राजनीति करना पसंद है। एक चीज बता देता हूं, मैं खुद कहता हूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे पता है, लोग कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अच्छाई से ही जीना चाहता हूं। और राजनीति करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को देखना किस तरह के होते हैं लोग। हाँ, मैं राजनीति में आऊंगा नहीं आऊंगा ये भविष्य तय करेगा। अभी मैं कार्य करता हूं किसी संगठन का, मैं एबीवीपी का कार्य करता हूं, और कार्यकर्ता, एबीवीपी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, पहले बता देता हूं आपको। तो मैं वहां सिर्फ सीखने के लिए उनमें काम कर रहा हूं, ताकि लोग कैसे लड़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, लोग कैसे क्या क्या करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपको जागने की जरूरत है। अरे मत करो, आप मत लगो किसी के साथ यार। अरे आदमी की बातों से झलक जाता है कौन सही है कौन गलत है। मत लगो किसी के साथ। यदि कोई सही आदमी आपके लिए लड़ता है, उसके लिए लड़ो जरूर। मैं कह रहा हूं आगे आओ, मत सोचो कि कोई दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा रहे, आप भगत सिंह मत बनिए, कम से कम एक भीड़ का हिस्सा तो बन सकते हो। मत, नेतृत्व करने की आपकी क्षमता नहीं, कोई बात नहीं, मानते हम आपको, लेकिन आप
इकट्ठा होके एक कोई व्यक्ति ईमानदारी से नेतृत्व कर रहा है, उसके साथ खड़े तो हो सकते। मेरा शुरू से एक मानना रहा है, जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगा उस दिन कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब मैं एक अच्छा और सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता बनना चाहता हूं। और एक चीज और बता देता हूं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि राजनीति सब कुछ है, मैंने अभी राजनीति करना शुरू नहीं किया है। मैं एक छात्र हूं, और जब मैं राजनीति करना शुरू करूंगा ना, फिर अच्छाई खत्म हो जाएगी मेरे अंदर से। और मैं ये नहीं चाहता। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के रह लूंगा, मुझे नहीं करनी चाहिए राजनीति कभी जिंदगी में, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा चाहे, लेकिन हाँ भाई, मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बोला हूं। सर्वप्रथम आप वीडियो को देखना, मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए बोल चुका हूं कि 2019 में नोटिफिकेशन आया है और अभी भी आप सीबीटी फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम ले रहे हो। बहुत गलत बात है ये। इसके लिए आप युवाओं को आगे आना होगा, लड़ना होगा। फिर मैं बात करता हूं, ठीक है, जो भी है एग्जामों को लेकर तो होगी कि ये धांधली होती है, ये करवाते हैं खुद धांधली। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार लोगों से जुड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर आप लोग नहीं लड़ोगे खुद के लिए, यदि नहीं लड़ोगे तो क्यों लड़ेगा कोई दूसरा यार। अरे हाँ, हम मानते हैं हम नेता बनने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हम बन रहे हैं नेता, मान लो ना आप। हम नहीं, हमारे जैसे कोई भी नेता बन रहा है, यदि वो आपके सही के लिए लड़ रहा है, यदि कोई आपके सही के लिए लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाइए ना यार। कोई सही और अच्छाई के लिए लड़ रहा है उसके साथ तो खड़े हो जाइए। मानते हैं गलत चीजों के लिए मत खड़े होइए। यदि आपको कहीं लगता है कि राजनीति हो रही तो दूर हट जाइए आप। पर यदि कोई आपकी बात कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए पुलिस से लाठियां खाता है कोई, उसके साथ खड़े रहिए आप। जो कोई भी अच्छा, जब लगता है आपको एक अच्छा इंसान है इसके साथ खड़ा रहना चाहिए अपन को, तो उसके साथ खड़ा रहिए आप। और एक चीज बताते हो, आज 90% लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकते, अपनी राजनीति करते हैं। उनके दिल में आप युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ना नेताओं के ना कोई राजनेताओं के। वो सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, बस गुमराह करते रहते हैं, और ताकि बस उनको तो नारे लगाने वाले मिल जाए। आप हर जनप्रतिनिधि जब भी आपके क्षेत्र में, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उनसे आप अपना सवाल कीजिए। भाई करना यह है, लड़िए, सिस्टम के खिलाफ बोलिए। ज्यादा भी नहीं है तो आप अपने नेताओं से सवाल कीजिए, ये क्यों हो रहा है ऐसा। आज कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि आज एक गरीब अमीर बने और आगे आए। एक चीज बताओ, गवर्नमेंट जॉब, एक ग्रुप डी बेचारी, ग्रुप डी हो चाहे छोटी मोटी राजस्थान पुलिस हो, इनकी तैयारी कौन करता है? जिसके पास पैसा नहीं है, बेचारा एक नॉर्मल आदमी है, वो ग्रुप डी या फिर एक मतलब छोटी मोटी जैसे एग्जाम है राजस्थान पुलिस, इनकी तैयारी करता है वो, ताकि उसका परिवार थोड़ा बहुत संपन्न हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये समाज, मैं समाज को भी कहना चाहता हूं, आप शेयर करिए इसको ताकि समाज के लोगों तक भी मेरी बात पहुंचे। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? आज लोगों को चाहे कोई गुरबड़ी में नौकरी लग जाए, नौकर चाहिए, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई अच्छी सैलरी पे हो, चाहे कोई 50,000 महीने भी कमाता हो, लेकिन नहीं, हमें तो एक नौकर चाहिए जिससे हम हमारी बेटी की शादी करेंगे। अरे जब आपको नौकर चाहिए, जब नौकर बनने के लिए, पता है आपको कितना बेचारा संघर्ष करते हैं लोग, और फिर कहते हो दहेज पर था। एक नौकर बनने के चक्कर में एक व्यक्ति पूरा 4-5 साल दे देता है, प्लस 4-5 लाख रुपए खर्च कर देता है। अब वो बताओ, आप पर वो नौकर आपको चाहिए तो वो तो पैसे मांगेगा ही भाई, इसमें गलत क्या है उसका? अरे आपके पास पैसे है तो किसी गरीब आदमी के साथ आपकी बेटी की शादी कर दो ना। आप नॉर्मल अच्छा देख लो, अच्छा व्यक्ति देख लो कोई, उसके साथ शादी कर लो, वो बिजनेस में सेट हो जाएगा। यदि आप एक ग्रुपडी वाले को 10 लाख देते हो, एक मजदूर वर्ग के आदमी को दे दो। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा ईमानदार व्यक्ति, उसको, उसके साथ अपनी बेटी को नहीं शादी कर सकते आप? उसके साथ शादी करने का मतलब है कि आप 10 लाख देने से उसकी जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी सुधरेगी, प्लस आपकी बेटी को रानी बना के रखेगा वो।
और यदि आप एक करोड़पति को पैसे देते हो तो क्या वैल्यू करेगा? आपके पैसों की भी वैल्यू नहीं करेगा, ना आपकी बेटे की वैल्यू करते हो। खैर, मैं थोड़ा मुद्दों से गलत चला गया इन चीजों पे, अभी बाद में करेंगे इन बातों पे बात। अभी बात है ओनली सरकारों के खिलाफ, रेलवे को लेके हो, चाहे वो रीट को हो, जैन हो। हमने जैन भर्ती के खिलाफ बहुत आंदोलन किए थे। फिर मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 गैंग रेफ बालिकाओं की सुरक्षा में राजस्थान नंबर 1, चोरी चकारी में राजस्थान नंबर 1। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण तो बताओ। उसका एक ही कारण है कि यदि आप भर्ती निकालते हो, ठीक है, एक भर्ती को आप 5 साल करवाते हो, तो एक 5 साल में करवा रहे हो। पहली बात कि 1 साल का आप दे दिया कि भाई 6 महीने बाद ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 6 महीने बाद ये भर्ती होगी। उसके बाद आप डेट बढ़ा के उसे 3 महीने आगे कर देते हो, डेट बढ़ा के 6 महीने आगे कर देते हो। तो एक व्यक्ति, एक चीज ध्यान रखना, खाली दिमाग होता है ना, ये मेरी बात नोट कर लेना आप लोग। अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई राजनेता, सब जुड़े हुए लोग मेरे से, अगर कोई देख रहा है तो एक चीज ध्यान कर लेना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग होता है ना, ये शैतान का घर होता है। और जब खाली दिमाग होगा तो आदमी क्या करेगा? कुछ तो किक चाहिए उसे कुछ करने के लिए। किक कैसे मिले? अब तो कुछ करेगा वो। जब कुछ करेगा तो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, वो दादागिरी करेगा वो। अरे आप समय पे यदि भर्तियां करवा देते हो, समय पे यदि जॉब दे देते हो, तो क्यों वो चोरी करने निकलेगा बेचारा? चोरी इसलिए करेगा, वो करेगा, और वो इसलिए करेगा कि उसके पिताजी ने जमीन बेचकर 3-4 लाख रुपए देके, और एक ग्रुप-डी हो, चाहे रीट हो, चाहे जैन हो, चाहे एसएससी भर्ती के लिए 2-3 साल दे दिए उसको यहां। अब क्या करे बेचारा, बताओ? अब बेरोजगार है वो। 3 साल तैयारी करने के बाद भी वो बेरोजगार है। क्या करे बताओ मुझे? वो चोरी तो करेगा वो बेचारा, क्या करेगा? अरे आप टाइम पे भर्ती करवा दीजिए, मैं कह रहा हूं टाइम पे भर्ती करवा दीजिए। आप कोई भी भर्ती में, कोई सी भी भर्ती हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, आप टाइम पे भर्ती करवा दीजिए बस। कोई भी भर्ती आप 8 से 9 महीने के अंदर अंदर कोई भी भर्ती करवा सकते हो। हम मानते हैं आरएस और आईएएस के लिए टाइम लगता है, लेकिन ग्रुप डी में कौन सा आरएस और आईएएस बना रही है? केंद्र सरकार हो चाहे रेलवे बोर्ड हो। ग्रुप डी के लिए कौन सा आरएस आईएएस बना रहे हो आप? वही फाटक खोलना है ग्रुप डी वालों को बेचारे को। और रीट में क्या करने वाले हो? टीचर बना रहे हो। राजस्थान पुलिस, एक चीज बताओ, राजस्थान पुलिस में नॉर्मली आप 10th वाले को ले रहे हो, और उसके लिए भी यदि आप इतना बड़ा सिलेबस रखते हो, क्या मतलब है? छोटा सिलेबस करके भी आप उसका टेस्ट तो ले रहे हो ना, कि भीड़ से अलग निकाल रहे हो ना आप। तो मैं कहता हूं एक अच्छा सा पेपर बनाइए ना। सरकार से बोल रहा हूं कि अच्छा सा पेपर बनाइए आप, और एक पेपर दे दीजिए, और उसमें से भी भीड़ को अलग कर सकते हो आप। क्या मतलब है 2-2 एग्जाम लेने की ग्रुप डी में? भाई एग्जाम ग्रुप डी में 2-2 एग्जाम लेने का क्या मतलब रह गया? ग्रुप डी में कोई आप कलेक्टर बना रहे हो? मेरे को ये बताइए आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जागो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कोई सी भी सरकार हो, चाहे कोई सा भी नेता हो, आप, मानता हूं आप सीएम तक नहीं पहुंच सकते, आप रेलवे मंत्री तक नहीं पहुंच सकते, तो आप आपके जनप्रतिनिधि तक तो पहुंच सकते हो। जिस क्षेत्र से आप 18 साल के हो, आपने मत का प्रयोग किया है, किसी नेता को आपने वोट दिया है, उस तक तो आप पहुंच सकते हो। उस तक पहुंचिए और उस नेता को बताइए कि हम करें तो क्या करें। युवा बताइए आप। कोई जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता। रीट की भर्ती में हमने इतने आंदोलन किए, इतने खिलाफ बोले, जयन की भर्ती में इतना खिलाफ बोले, बताइए किसी जनप्रतिनिधि का कोई एक ट्विटर भी एक इतना सा ट्वीट किया क्या किसी जनप्रतिनिधि ने? अगर ये नेता आपसे वोट मांगने, जूते मारो इनके, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो फिर विधानसभा का नेता हो। और मैं आप सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अरे जागो मेरे भाइयों, अब तो जागो यार। आप चाहते हो कि बस कोई भी लड़ लेगा, दूसरा लड़ेगा, भगत सिंह दूसरे के घर में अच्छे लगते हैं, खुद बनो ना। चाहे हम मर जाए, चाहे हमारे लाठियां पड़े, हम लड़ रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हो? पता है, हम जैसे को पागल समझते हो आप। यदि हम जैसे कोई अच्छाई के लिए लड़ते हैं, उनको पागल समझते हो आप, पागल।
अरे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा इंसान हूं। मैं एक चीज और बता दूं, मैं सीबीटी फर्स्ट पास कर चुका हूं और सभी लेवलों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा हूं और मुझे पता है मैं नौकरी लग सकता हूं। लेकिन फिर भी मेरी सोच में नौकरी नहीं करूंगा। मैं आप युवाओं के आवाज बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक चीज है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके हालात खराब है गांवों में, उनके लिए कौन लड़ेगा। मैं यही मानता हूं, यदि मैं भी पीछे हो गया तो कई लोग तो बेचारे गांव से शहरों तक पहुंच नहीं पाते। मेरे बारे में बता देता हूं, मेरे गांव के कई लोग यहां जुड़े हुए हैं। मेरे गांव से एकमात्र मैं बंदा हूं जो पढ़ने के लिए जयपुर हूं, जो पिछले 4-5 साल से नया स्टडी कर रहा हूं। पर जैसे ही मैं यहां के लोगों में उठा बैठा, यहां के लोग देखे, सिस्टम देखा, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे आदमी को एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में जाके अगर मैं बंध जाऊंगा। और एक चीज बता दूं, मैं कोई करोड़पति की औलाद नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूं। लेकिन एक दिल में एक जज्बा है कुछ करने का, लोगों के लिए लड़ने का, कि मैं लड़ना चाहता हूं लोगों के लिए। और वो इसलिए कि किसी भाई के साथ गलत नहीं हो बस। पर किस बेस पे लड़े मुझे बताइए आप सभी लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, मैं किस बेस पे लड़े बताइए। आप मेरी पोस्ट को नीचे जाके देखिए फेसबुक पे। जब मैं यदि कोई नॉर्मली की पोस्ट डाल देता हूं, किसी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, तो आप 800 1000 लाइक उस पर कर रहे हो। और यदि मैं किसी के खिलाफ कोई पोस्ट लिखता हूं, उस पर 3-4 लाइक करते हो आप लोग। मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ाओ या मुझे लाइक करो, नहीं। अरे अच्छे लोगों को लाइक करिए, आप लोग अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए, राजनीति में अच्छे लोगों को आगे भेजिए। और ये जो पैराशूटर जो नेता होते हैं ना, पैसे वाले, किसी के नहीं होते। इन पैसे वालों के जूते मारो। जो पैसे वाले नेता है ना, पैसे के दम पे नेतागिरी करने आए हैं। जमीन से जुड़ के जो संघर्ष करके जो आगे जाता है ना, वो आपकी समझेगा वैल्यू। पर उसको टूटने मत दो। मैं कह रहा हूं 100 गलत लोग पीछे हो जाए, लेकिन एक अच्छा आदमी नहीं टूटना चाहिए। एक अच्छा आदमी बैक नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में, चाहे आपको उसके लिए लड़ना पड़े। एक अच्छा आदमी को कभी बैक मत होने दे मेरे भाइयों। यदि एक अच्छा आदमी बैक हो गया ना, तो सोच लो एक समाज का स्तर गिर जाएगा। चाहे 100 बुरे लोग बैक हो जाए, लेकिन एक अच्छा आदमी बैक नहीं होना चाहिए। और ये नेता लोग, मैं दूसरे की बात चलो ठीक है, अपने एक राजस्थान सरकार की थोड़ी देर बात करते हैं। हाँ, गहलोत साहब है, सीएम है, माली है, मानते हैं, मैं भी सैनी हूं, तो क्या करूं। गहलोत माली है, गहलोत साहब सीएम है, वो माली है, तो उसकी माला जपूं मैं। अरे मानता हूं कि मैं माली हूं, गर्व की बात है कि एक माली हमारा आया, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। आप माली हो, हम आपका सम्मान करते हैं कि हम हमारे समाज के हो आप। लेकिन गहलोत साहब, हम समाज की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, बेरोजगारी की और 36 कौम की। आप तीसरी बार सीएम बने हो गहलोत साहब, आप भी। मैं ये मत सोचना कि मैं केवल राजस्थान सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोला हूं, रेलवे बोर्ड के खिलाफ भी बोला हूं। थोड़ी देर पहले वीडियो को देखना आप। केंद्र सरकार के खिलाफ इसलिए बोला हूं कि रेलवे बोर्ड में सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम यार। और वो भी ठीक है, आप बाद में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2019 से बच्चे फोरम लगा के बैठे हो बेचारे, और 2022 में आप 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन डालते हो। रेलवे बोर्ड कहां का न्याय है ये। फर्स्ट एग्जाम 2022 में देगा वो, 2023 में आप रिजल्ट डालोगे, फिर स्कैम करवा दोगे, आप भ्रष्टाचार करवा दोगे कि वैकेंसी बिक गई। फिर क्या करोगे, फिर दोबारा रिजल्ट जारी करोगे, दोबारा फर्स्ट एग्जाम लोगे, फिर सेकंड एग्जाम 2024 में लोगे। 2019 में फॉर्म भरा व्यक्ति यदि 2024 में वैकेंसी में अगर नौकरी लगता है, क्या करेगा वो। 1.5 करोड़ लोग सिर्फ ग्रुप डी के लिए लगे हुए, 1.5 करोड़ लोग। लेकिन 1 लाख तो भर्ती है, 1 करोड़ 49 लाख क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, यदि सरकार तक मेरी बात पहुंचती है, तो सरकार को कहना चाहता हूं कि आप कैसे भी करके, आपसे निवेदन है, चाहे टफ से टफ पेपर बना दो, दुनिया का कोई भी टफ पेपर बना दो, आप एक एग्जाम ले लो, ताकि
वो बेरोजगारी की छटनी 6 महीने में हो जाए बेचारों की, ताकि जो नौकरी लग गया वो ठीक अपनी नौकरी करेगा, नहीं लगा वो अपना सिस्टम देखेगा। वो आदमी कहीं तो सेट हो जाएगा बेचारा, कोई धंधा करेगा, चोरी करने की मजबूरी तो नहीं होगी उसकी। फिर कहते हो आपकी चोरी कर रहे हैं लोग दादागिरी कर रहे हैं, करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? भाई चोरी करेंगे तो क्या नहीं करेंगे, वो दादागिरी करेंगे बेचारे, मर्डर करेंगे एक दूसरे का, क्योंकि वो खाली पड़े हैं बेचारे। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और खाली पड़ी व्यक्ति को कुछ न कुछ तो सूझेगा ही। खाली बैठा आदमी को कुछ न कुछ सूझेगा, वो कुछ न कुछ करने की सोचेगा, तो कुछ करेगा तो कुछ भी कर सकता है फिर वो। इसलिए कहते हैं हम, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो रेलवे भर्ती बोर्ड हो, मैं राजस्थान सरकार या रेलवे भर्ती बोर्ड दोनों के लिए बोल रहा हूं। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूं, ना किसी नेता का। हाँ, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन वो संगठन भी किसी पार्टी को नहीं मानता, इसलिए मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं। और मैं यहां कोई कार्यकर्ता के नाते लाइव नहीं आया, ना किसी नेता के नाते लाइव आया हूं। मैं एक अच्छा इंसान हूं, इस वजह से लाइव आया हूं। तो मेरा लड़ने वाले सभी संगठनों से भी निवेदन है, सभी नेताओं से भी निवेदन है, अगर आपके दिल में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इतनी सी भी जगह है, तो प्लीज सिस्टम को बदलने के लिए आप आगे आइए। अरे वो पॉलिसी मत लो कि गरीब गरीब बना रहे। अरे गरीब गरीब बना रहेगा बेचारा, क्या करेगा? क्या करेगा गरीब, बताइए ना। राजस्थान की भी एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो दागिल नहीं है, चाहे वो रीट हो, चाहे जयन हो, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो। जैन का पता है आपको, रद्द गया पेपर। रीट में आपको पता है घपला हो रहा है। अरे आपके पास अच्छे ईमानदार ऑफिसर नहीं है, तो इन भ्रष्टाचार ऑफिसरों में भी कुछ ईमानदार तो है, उनको आगे लाइए। आप भ्रष्टाचार को आगे क्यों ला रहे हो? और मैं गहलोत साहब के लिए भी बोल चुका हूं। गहलोत साहब मान लिया कि आप ठीक है, हमारी समाज से, हम आपका आदर्श हो, हमारे, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम किसी समाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सर्व समाज को मानते हम, क्योंकि समाज, जाति पाति, भेदभाव, धर्म ये बाद में हुए हैं। सर्वप्रथम मैं एक इंसान हूं और मेरा धर्म एक इंसानियत है, और इस इंसानियत के नाते मैं लाइव आया हूं, क्योंकि जब युवाओं की पीड़ा, कई दोस्त फोन करके कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये हो क्या रहा है, भाई आप लोग जयपुर में लड़ रहे हो यार, लोग सिस्टम के खिलाफ बोलते हो, तो हो क्या रहा है? क्या करें मेरे भाइयों, बोलते हैं हम, पर एक की आवाज तो दबा दी जाती है, हजारों की तादाद में लड़ना होगा। जब भी लड़ो, मैं कह रहा हूं एक अच्छे इंसान को सपोर्ट करो, अच्छे लोगों के साथ लगो, जो अच्छे हैं दिख जाते हैं, उनकी बोल भाषा से पता चल जाता है। अरे आप इंसान हो, आपके पास दिमाग है, बोल भाषा से पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, आप लोग अच्छे लोगों का साथ दीजिए। मैं तो कहता हूं, यदि कोई अच्छे लोग राजनीति में भी आना चाहते हैं, उनका वेलकम कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनको टूटने मत दो, उनको पीछे मत जाने दो अच्छे लोगों को। और उनको जरूरत पड़े आपकी तो कंधे से कंधा दता के उनके साथ खड़े हो जाओ। यदि वो अच्छा आदमी आपको लग जाए कि गलत है, या डेमो दे रहा है, फालतू के डेमो दे रहा है, तो हट जाओ दूर, मत लगो उसके पास दोबारा साथ, जिंदगी में उसकी तरफ देखो ही मत फिर। पर यदि आपको लगता है कि वो डेमो नहीं दे रहा, एक ईमानदारी से आपके लिए लड़ रहा है, अच्छाई से आपके लिए लड़ रहा है, तो प्लीज मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा आप सभी भाइयों से, उस व्यक्ति के साथ जरूर खड़े रहिए आप लोग। और भी बहुत बातें हैं इस सिस्टम को लेके, मेरे दिमाग में बहुत रोष भरा पड़ा है। कभी दोबारा लाइव आऊंगा अलग मुद्दे पे, तब बताऊंगा आपको। थोड़ी देर मैं कहता हूं, अपने हो सके तो बेटियों को पढ़ाइए,
महिलाओं की इज्जत कीजिए। बेटियां सौभाग्य से मिलती है। एक मैं लाइव बंद करने से पहले, ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे पे मैंने खूब बात की। लगता है कि आप लोग जागेंगे, आप लोग लड़ेंगे, आगे आएंगे। खुद के लिए खुद लड़ना होगा आपको। मत लड़िए किसी के लिए, खुद के लिए खुद आपको लड़ना ही होगा। एन कैन प्रकारेण आपको खुद के लिए लड़ना होगा। मत लड़िए दूसरे के लिए, मत होइए किसी नेता के लिए खड़े आप, लेकिन आपको खुद के लिए तो लड़ना होगा। और यदि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छाई और ईमानदारी से पूरे जुनून के साथ यदि लड़ता है, उसके साथ खड़े हो जाइए। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार नहीं, लाखों की तादाद में आप आगे आइए। मैं कहता हूं सिस्टम बदलेगा, सिस्टम बदलेगा। खैर, मैं चाहता हूं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊं। कारण है उसमें, क्योंकि मेरे अंदर अच्छाइयां हैं और मैं बुरा व्यक्ति नहीं बनना चाहता। और राजनीति में अच्छे व्यक्ति टूट के बुरे बन जाते हैं, अच्छे अच्छे बुरे बन जाते हैं राजनीति। मैं एक अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूं। मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली, उसमें एक भी नौकर नहीं है। पहली बात बता देता हूं आपको, सब बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं। मेरी फैमिली में मैं जॉब लग सकता हूं, लेकिन मेरी फैमिली भी चाहती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं और मैं नौकरी लग जाऊं, सेटल हो जाऊं। लेकिन मेरे दिमाग में एक गुस्सा है कि ठीक है, मैं जॉब भी लगूंगा, चाहे कितनी मेहनत करनी हो जाए, घर वालों के लिए जॉब लगूंगा, लेकिन मैं राजनीति नहीं तो समाज नीति जरूर करने आऊंगा एक दिन। वो चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मुझे आऊंगा मैं जरूर, क्योंकि मैं जरूर आऊंगा। ये बात बता देता हूं आपको। अभी मैं ठीक है, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं जॉब लगूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, यदि मैं जॉब लगता हूं तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लड़ने जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अच्छाइयां है। और मैं फिर कहता हूं, एक अच्छा व्यक्ति बैक हो गया तो ये देश नहीं बदलेगा, ये देश गर्त की ओर जाएगा यदि एक अच्छा आदमी बैक होता है तो। मत होने दीजिए। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए बोल रही है। हर वो व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता है, हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी से मेहनत करता है, हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी से आपके लिए लड़ता है, उसके साथ खड़े हो जाइए आप लोग। अरे आपको टाइम नहीं है, मत करिए आप राजनीति, मत करिए आप, मत उतरिए जिंदगी के मैदान में, लेकिन सही खड़े तो हो जाइए किसी के लिए यार। हाँ भाई, मैं कहता हूं समाज नीति सही है, बिल्कुल। समाज नीति नहीं, समाज नीति नहीं बोल सकते हम। इंसानियत, इंसानियत के लिए समाज का काम करेंगे हम, केवल एक समाज के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंसान है और हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और जिस दिन ये इंसानियत धर्म नहीं रहेगा, उस दिन हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। खैर, इतनी देर से मैं बेरोजगारी और इन सरकारों के मुद्दे की बात कर रहा हूं। 2 मिनट में बालिका शिक्षा है, आज आपको पता है बालिका दिवस है, उसकी भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, किसी बहन को आप कुछ नहीं दे सकते, प्लीज इज्जत तो दे सकते हो यार। किसी की बहन बेटी को, हाँ मानते हैं हर चीजें जिंदगी में एक हिस्सा होती है, ठीक है, जो भी है नॉर्मली चीजें चलती है, चलने दो, लेकिन किसी के साथ जाति और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप पेश करो कि हम एक अच्छे इंसान है, हमारी भी बहनें हैं, और जिस नजर से अपनी बहन को देखते हो ना, उस नजर से दूसरे की बहन को देखा करो। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती अपनी जगह है। यदि आपको कोई अच्छा लगता है, ठीक, आप प्यार करते हो, किसी को अच्छा लगता है, लाइक करते हो, तो बोल दो उसे, जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूं कि बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कि आप पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार में, रैफ में पूरे देश में नंबर 1 है। ऐसा कोई सिस्टम बनाइए ना, 1-2 बलात्कारी को टांक दीजिए ना, सरियम फांसी के तख्ते पर लटका दिए, सरियम बीच चौराहे पे, तब तो बदलेगा यह देश। तब भी नहीं बदलेगा क्या? तब तो बदलेगा, शायद कुछ तो बदलाव होगा। और ठीक है,
सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन आप जितने भी भाई मेरे से जुड़े हुए उनसे भी बोलना चाहता हूं, समाज में एक अच्छे व्यक्ति का परिचय दो आप लोग। यदि कहीं भी लगता है कोई असामाजिक तत्व अपनी बहन बेटी को जाति कर रहा है या परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप गौर कीजिए। प्लस समाज में अपनी भागीदारी निभाते हुए उन मुद्दों को भी ध्यान में रखिए कि कैसे हम अपनी बहन बेटियों की लाज जा सकते हैं। क्योंकि जो एक कुत्ते किस्म के जो लोग होते हैं, जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं, वो हमारी समाज में हमारे बीच होते हैं। वो लोग जो ऐसे खराब किस्म के जो लोग, जिनकी मानसिकता गंदी किस्म के जो लोग हैं, वो अपने समाज में है और अपने साथ वाले ही है, अपने साथ अपने समाज में रहते हैं। उनको पहचान कीजिए और हो सके तो उन्हें आप बोलिए। आपको लग जाए कि ये उस किस्म का व्यक्ति है या गलत किस्म का व्यक्ति है, तो प्लीज बोलिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए, समझा दीजिए उसे। तो आप जितने भी युवा भाई जुड़े, उन सभी को धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप सभी जुड़े। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है कि आप जुड़े, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि मेरी बात अच्छी लगी आपको, यदि मेरी बात में कहीं कोई दर्द यदि मैंने बयां किया है मेरे दिल से, और एक चीज बता दूं, मैं कोई दिखावा करने के उद्देश्य से नहीं आया लाइव। आंखें बयां कर रही है कि मेरे दिल में जो आग थी वो निकाली मैंने। आज बहुत दिनों से बड़ी पड़ी थी मेरे दिल में, मुझे टाइम नहीं था, फिर भी मैं लाइव आया। क्योंकि मेरी CBT 2 की एग्जाम है, 15 फरवरी से एग्जाम है वो, और ओनली 20 दिन बचे हैं मेरे। फिर भी मैं लाइव इसलिए आया कि जो ये भर्ती बोर्ड ये कर रहे हैं ना, ये घपला, ये अच्छा नहीं है। और एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं राजनीति में आऊं चाहे मत आऊं, लेकिन समाज नीति लड़ने जरूर आऊंगा एक दिन। जब बस जिस तरह एक बार मेरे माँ बाप का भी सपना है, मेरी माँ भी मेरे से उम्मीद लगाए बैठी है, वो सपना यदि मैं पूरा कर पाया, ठीक है, उन्हें मैं सेटिफाइस करूंगा। पहले उनका सपना यदि मैं पूरा कर पाया तो उनके बाद बोल दूंगा कि अब मुझे मेरी जरूरत इस देश को है। मैं जरूर आऊंगा आपके बीच में, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, किरोड़ी जरूर आएगा। और एक चीज बता दूं, ये नाम ही पता नहीं, ये नाम में कुछ तो बात है। इस नाम में एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, वो भी मैं कह रहा हूं, डॉक्टर किरोड़ीलाल के बारे में भी बोलना चाहूंगा आपको। वो ईमानदारी और सच्चाई से लड़ता है बंदा। क्योंकि एक 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति धरना दे रहा, उसको क्या चाहिए यार? MLA रह लिया, वो विधायक रह लिया, मंत्री रह लिया, वो राज्यसभा सांसद रह लिया, क्या चाहिए उसको? जब भी यदि वो कोई आंदोलन करता है, उसके साथ खड़े रहिए आप। एक 80 साल के, 70 साल, 75 साल के व्यक्ति को क्या चाहिए? रोड पे लड़ता है आपके लिए इतनी तादाद में। मैं बहुत बड़ा फैन हूं डॉक्टर किरोड़ी साहब का, सलाम सल्यूट करता हूं डॉक्टर किरोड़ी साहब को। और बहुत कुछ नसीबों कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम किरोड़ी रखा, मैं गर्व से कहता हूं लोगों में। और एक चीज बता दूं, ये किरोड़ी नहीं, किरोड़ी मैं कुछ नहीं हूं, इस नाम में ही दम है। शायद इस वजह से कभी गलत दिमाग में चीजें घुसती नहीं। हरदम लड़ने की क्षमता, लड़ने की सोचता हूं, हरदम गलत चीजों के खिलाफ बोलने की सोचता हूं। लेकिन क्या है कि मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ा कम है भी। लेकिन एक चीज बता दो दोस्तों, जरूर आएगा आपका भाई आपके बीच में एक दिन। समाज की लड़ाई लड़ने आपका भाई जरूर आएगा, चाहे कितनी तादाद में लोग मुझे गिराने की कोशिश करें। मर्द क्या करेंगे? क्या है मेरे पास जो मुझे मिटाएंगे लोग? जीरो हूं मैं, जीरो, शून्य। और शून्य कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को आप जमीन में पटक नहीं सकते। जमीन से खड़े होने वाले व्यक्ति को जमीन पे तो लाओगे आप, ला दो, क्या फर्क पड़ता है? जमीन से उठाओ। मुझे बढ़ने की कोई चिंता नहीं है, मैं क्या करूंगा लाइफ में मुझे कोई चिंता नहीं है, भविष्य में क्या करूंगा मैं। पर किसी व्यक्ति के साथ गलत होएगा, उसके साथ लड़ने आपका भाई जरूर आएगा। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़े दिन जरूर शांत रहूंगा। थोड़े दिन हो सकता है कि मैं कुछ दिन तक बिल्कुल दूर रहूंगा हर चीज से, लेकिन आपका भाई आपके बीच जरूर आएगा। और मेरा आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अभी भी यदि आपको कोई लगता है, खैर डॉक्टर किरोड़ी तो है ही, वो देवता है, इंसान नहीं, भगवान है वो। इंसान तो वो ही नहीं, अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति आपको लगता है जो ईमानदारी से और सच्चाई से आपके लिए लड़ रहा है, खड़े हो जाइए उसके साथ, पूरी ईमानदारी से खड़े हो जाइए। अरे जान दे दीजिए। मैं तो कहता हूं मुझे कोई नहीं मिला आज तक अच्छा और सच्चा व्यक्ति
जिसके लिए आपका भाई जान दे सके, इसलिए कलम उठानी पड़ती है, बार बार कलम चलानी पड़ती है, कई बार बैक होकर कलम उठानी पड़ती है। एक व्यक्ति की, मैं भी इंसान की तलाश कर रहा हूं जिसके पीछे रखकर मैं लड़ सकूं, बोल सकूं, क्योंकि मेरे पीछे कोई बड़ी पावर नहीं है, मेरे माँ बाप एक मध्यम वर्ग से, इसलिए। और जिस दिन आपका भाई, क्योंकि इसलिए आपका भाई खुद मजबूत होएगा ना, तब आपका भाई आपके लिए लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, और पूरी तादाद में लड़ेगा, शहरों की तादाद में लड़ेगा, अकेला, गीदड़ो नहीं, शेर की तादाद में अकेला लड़ेगा आपका भाई। वक्त आने दो, वक्त आने पर आएंगे, हम जरूर आएंगे, टेंशन मत लो आप। पर आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के इतना सा निवेदन है, प्लीज रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ भी आप बोलिए, राजस्थान सरकार के खिलाफ भी बोलिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, उसको आप ज्ञापन दीजिए, लोकसभा के नेता को ज्ञापन दीजिए, आप राज्यसभा के नेता को ज्ञापन दीजिए, आप विधानसभा के नेता को ज्ञापन दीजिए, और इन नेताओं को बोलिए, इनसे सवाल पूछिए, आपने किया क्या है हमारे लिए, युवाओं के लिए किया क्या आपने 2019 में यदि कोई भर्ती निकाल के 2025 तक नहीं ले रहे, 6-6 साल खराब कर रहे हो युवाओं का, क्या कर रहे हो आप लोग हमारे लिए, किस बेस पे वोट दे आपको। पर आप अपन को क्या है कि अपन को जगह नहीं है, कहां देंगे अपन वोट, मत दो, नोटा को वोट दे दो, चाहे तो किसी पार्टी को मत दो, लेकिन आप सवाल जरूर करो अपने नेताओं से। अरे लड़ो, जान थोड़ी लेंगे, जान ले लेंगे नेता। मेरी तो आज तक किसी ने, मैं हर नेता के खिलाफ बोल दूं, किसी भी नेता के खिलाफ बोल दूं, गलत है तो वो कोई जान नहीं लेता। क्या कुहाड़ लेगा कोई, बताइए, सवाल करोगे तो कोई जान नहीं लेगा आपकी। पुलिस वाले लाठी चला सकते हैं, डंडे चला सकते हैं, हमने खाए हैं लाठी डंडे, कोई फर्क नहीं पड़ा, दे लो, फिर भी लड़ेंगे। अरे लाठी डंडे से डरने वाले थोड़ी है, युवा है हम, जोश है, खून है। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी, हमारे सिर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी आपकी सत्ता, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, डगमगाने की कील साबित होगी। युवा हो आप, लड़िए पूरी तादाद में, पूरी दमखम से लड़िए, आप लोग आगे आइए। यदि आपको लगता है कोई ईमानदारी से आपके लिए लड़ रहा है, प्लीज उसके साथ खड़े हो जाइए, बस इतना सा निवेदन है पूरी बातों का। सारी बातों का एक ही सारांश है, यदि कोई ईमानदारी से कोई व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है, ईमानदारी से कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा है, प्लीज खड़े हो जाइए उसके साथ, लड़िए उसके साथ। और इसी पूरी राजस्थान सरकार, पूरे राजस्थान के अंदर अभी तो मुझे एक व्यक्ति दिखता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, कुछ तो बात है इस नाम में, ऐसे लाखों लोग फैन नहीं है डॉक्टर किरोड़ीलाल के। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम किरोड़ी रखा, इसलिए मैं मेरे बाप का बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं मेरे माँ बाप को। खैर, बहुत टाइम हो गया लाइव चलते हो मेरे भाइयों, आप काफी लोग जुड़े हुए हो, काफी टाइम से सुन रहे हो मुझे। फिर आऊंगा कभी किसी मुद्दे को लेकर लाइव, जब मुझे लगेगा कि आना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने जो गलती की है, और राजस्थान सरकार जो गलती कर रही है, इनके खिलाफ बोलिए आप। और मैं तो कहता हूं कल से रेलवे बोर्ड के खिलाफ इतनी पोस्ट करिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि लगे रेलवे बोर्ड को भी, रेलवे बोर्ड को लगना चाहिए कि युवा आक्रोश में है। अरे आप 1.5 करोड़ युवा हो, एक व्यक्ति के घर में 5 व्यक्ति होते हैं, कम से कम आप 1.5 करोड़ का मतलब होता है लगभग 7 करोड़, 7 करोड़, 7 क्या और भी 10 करोड़ लोग आपसे सीधा जुड़े हुए हैं। हिला दो रेलवे बोर्ड को। किस बेस पे रेलवे बोर्ड सीबीडी फर्स्ट और सेकंड एग्जाम ले रहा है मेरे भाइयों, किस बेस पे ले रहा है? अरे आप कोई RSIS बना रहे हो क्या? आप ग्रुप डी में ही बना रहे हो, ग्रुप डी में वही बेचारा ट्रैक पे सब्बड़ और हथौड़े रख के चलेगा ट्रैक पे, वो बंदा, इतनी बड़ी, इतनी तपस्या, पूरी जीके, पूरी साइंस, पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरा ब्रह्मांड बनना पड़ रहा है उस बेचारे को एक सिर्फ सब्बड़ रखने के लिए कंधे पे। ठीक है, जो भी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप डी कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, ये तो मेरी एक भावना थी जो मैंने व्यक्त कर दी। लेकिन मेन बात यही है, आप खिलाफ जाइए, फर्स्ट और CBT 2 ये गलत है, सरासर गलत है। एक एग्जाम होनी चाहिए, इसके लिए आप आगे आइए, रेलवे बोर्ड के लिए भी। और एक एग्जाम वो होनी चाहिए, चाहे आप कितना टफ पेपर दे दो दुनिया का, क्योंकि हमारे लिए टफ है, पूरी दुनिया के लिए टफ होगा, वो पूरे देश के लिए टफ होगा। एक ही एग्जाम लीजिए और 6 महीने में आप निपटा दीजिए। नौकरी देने तो दीजिए, लेकिन फ्री तो कर दीजिए युवाओं को, ताकि बेचारे कोई और काम करे। तो मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, रेलवे बोर्ड के खिलाफ आप फेसबुक हो, ट्विटर हो जाओ शुरू,
दो एग्जाम किस बात पे यार? आप RSIS थोड़ी बना रहे हो जो दो एग्जाम ले रहे हो। धन्यवाद आप सभी भाइयों को कि मुझे सुना। और दूसरी बात, यदि कोई आपका अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करता है, साथ खड़े हो जाइए। अरे मरने तक साथ खड़े हो जाइए। मैं कह रहा हूं मुझे मिले कोई अच्छा नेतृत्व, बताओ मुझे, मैं आऊंगा आगे, लड़ूंगा, जान दे दूंगा चाहे, लेकिन आपके लिए लड़ूंगा। इसलिए आप सभी से कह रहा हूं, अच्छा व्यक्ति कभी बैक नहीं होना चाहिए, अच्छा इंसान बैक नहीं होना चाहिए। बस अच्छे इंसान के लिए लड़ो, आगे आओ, साथ लगो अच्छे इंसान के लिए। खैर काफी टाइम हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आप सभी को। फिर कभी दोबारा किसी मुद्दे को लेकर यदि मुझे लगा इस मुद्दे पे आना चाहिए, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन जरूर आऊंगा कभी दोबारा, और की जो बहन और हर महिला, अपनी अपनी माँ भी एक महिला है और अपनी बहन भी एक महिला ही है। तो जिस तरह हम अपनी माँ बहन, अपनी बहनों के लिए हम शेर हैं, तो दूसरों की बहनों को भी उतनी जद्दो जितनी हम अपनी बहनों को देते हैं, ताकि ये गैंग रेप जैसी घटनाएं रोकी जा सके। मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि मेरे सभी भाइयों को, धन्यवाद।